तो आज हम लेकर आए हैं मानव शरीर से संबंधित 150 ऑब्जेक्टिव। ये 150 ऑब्जेक्टिव यानी ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 150 ऑब्जेक्टिव जितना हो सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में हमने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानव शरीर से ही। तो वो भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सबके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप 200 ऑब्जेक्टिव वाला भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये वाला है आपका 150 ऑब्जेक्टिव को आज हम देखेंगे, जो पूरे मानव शरीर से जितने भी संबंध पूछ जा सकते हैं मानव शरीर से, यही हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम वही देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आए, आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो 150 ऑब्जेक्टिव को प्लीज़ देख कर जाए। प्लीज़ आप इस वीडियो को कितना 150 ऑब्जेक्टिव देख कर जाए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब। तो चलिए हम सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्या 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है आपका सबसे पहला नंबर क्या है कि आपका देखिए यहाँ पे मानव शरीर क्या है आपका, देखते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मानव शरीर से यानी संबंधित क्वेश्चन आपको हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे मानव शरीर यानी टॉप 150 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसमें बिना ऑप्शन नहीं लाए हुए हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं लाए हुए हैं ताकि वो डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाए। ऑप्शन से आपको होता है दिमाग इधर उधर करेगा और आपको भूल जाइएगा, लेकिन बिना ऑप्शन के आप धड़ाधड़ देखते चलते हैं। 150 क्वेश्चन देखना है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में जो कितने दांत होते हैं, जो दूसरा एक बार आपका दांत जम गया, एक बार टूट गया तो सरका तो जमा, तो कितने दांत जमते हैं? तो आपका सिर्फ 20 दांत ही जम पाते हैं, सिर्फ 20 दांत। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट से लोगों को देखनी है। 2 नंबर में प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी स्थितियाँ, यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डियाँ। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में है आपका मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर जो पूरा शरीर है आपका, उस किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो उसको यकृत यानी लीवर को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है, लोहा ही रक्त में पाई जाती है। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये जोड़े आपके 12 जोड़े होते हैं, पसलियाँ 12 जोड़े होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है आपका कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल स्थिति होती है, यानी शरीर की सबसे मजबूत स्थिति किसकी होती है? एक में है जबड़े की। जबड़े में क्या होती है? सबसे प्रबल यानी सबसे मजबूत अस्थि यानी हड्डी होती है। और 8वां नंबर क्वेश्चन के पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जब पाचन होती है तो उसमें जो प्रोटीन होते हैं वह किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। और आगे चलते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? जमा करता है। तो ये आपका हो जाएगा यकृत। यकृत होगा ना, वह अंग ही है, यानी यही वो अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करेगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत आपका ये होता है पीतरस, तो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो होता है छोटी आंत में, छोटी आंत। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ गया 12 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि 12 नंबर क्वेश्चन में है आपका यह है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए। मानव जो शरीर पूरा शरीर है उस एंजाइम का सिर्फ नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को जो तोड़ने में मदद करता है, तो वह हो जाएगा एमाइलेज।
क्या हो जाएगा, एमाइलेज। तो आपको 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं, इस ऑब्जेक्टिव नहीं, इसको तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख कर चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपका है 113 नंबर प्रश्न में है आपका, दूध प्रोटीन को पचाने वाला, क्या है आपका क्वेश्चन में कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा है जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है दूध में? तो आपका रेनिन जो होता है, रेनिन वो आपका दूध में पचाने वाला एंजाइम होता है। और अगला 14 नंबर है प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न में है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो आपका एमाइलेज होगा, पहला एंजाइम एमाइलेज। अब 15 नंबर है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो आप सोते हैं तो मुंह से जो लार गिरता है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये आपका टाइलिन पाया जाता है। ये आपको याद कर लेनी है, क्या पाया जाता है, टाइलिन। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला, आपको पूछा जा सकता है। और अगला 16 नंबर क्वेश्चन में है आपका, 16 नंबर में आपको है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? जब हम जो खाना खाते हैं उसमें पेट में जो भोजन को पचाने के लिए हमें किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो हमें ज़्यादा एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? एंजाइम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर है? 17 नंबर प्रश्न में है आपका कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये आपका होता है स्टार्च के पाचन में, स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। और 18 नंबर में मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की जो मुख गुहा होती है उसमें किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। और अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि 19 नंबर क्वेश्चन में है आपका, एक वयस्क यानी एक सब बड़े आदमी में मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी होती है? जो एकदम बड़े लोग होते हैं उसमें, अगर युवा लोग कह सकते हैं वयस्क मानव में शरीर में हड्डियाँ कितनी होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। कितनी? 206। तो 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव जो शरीर है आपका उसमें सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे अधिक सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। कहाँ होती है? कान में सबसे छोटी हड्डी कान में ही मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी आपको। और ये 21 नंबर प्रश्न है आपका, 21 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मैंने सबसे छोटी हड्डी समझ गया कि कान में होता है सबसे छोटी हड्डी, या तो क्लियर। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है आपका जांघ की हड्डी में होती है, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। और टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? 22 नंबर क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी जो होती है किस में पाई जाती है? तो आपका टांग में पाई जाती है। क्या? टिबिया नामक हड्डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर प्रश्न में है आपका, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की किस अंग की जो हड्डी होगी वो सबसे लंबी होती है? तब को होती है जांघ की जो आपका हड्डी होगा वो सबसे लंबी होगा। अभी देखे थे हम लोग, तो अभी हम देखे थे सबसे जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। और पीत यानी बाइल जमा होता है, पीत यानी बाइल कहाँ जमा होता है? पीताशय में, पीताशय में जमा होता है पीत यानी बाइल। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 25 नंबर प्रश्न है, पीत यानी बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? पीत यानी बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण। वसा का ये पायसीकरण करता है यानी इमल्सीकरण करता है। और 26 नंबर प्रश्न है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जो रक्त को उत्पन्न करता है? यदि वो होता है स्थिमज्जा, रक्त को उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो खून शुद्ध होता है, जो शुद्ध खून होता है, धमनी से रक्त निकलता है शुद्ध, उसमें से कौन इसको प्रक्रिया क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर प्रश्न में है कि 28 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग आप देखते हैं कि हमेशा रक्त लाल ही क्यों होता है? रक्त सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, सिर्फ लाल क्यों होता है? तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो रक्त श्वेत हो जाएगा, वो लाल नहीं रहेगा। समझ गया यहाँ तक? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और 29 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। और 30 नंबर प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आपका जो शरीर है उसमें हीमोग्लोबिन क्या चीज़ का कार्य करता है? तो यह कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन एक जगह से लेता है दूसरी जगह पहुंचाता है, तो ये आपका शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य हो गया।
और देते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपका, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन जो है आपका किसका महत्वपूर्ण घटक, इम्पोर्टेंट घटक किसका है, तो एक आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का नहीं, आरबीसी का हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है। और 32वां प्रश्न है कि कौन सी रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। कौन सी ऐसी रक्त वाहिकाएँ है जो साफ रक्त सबसे अच्छा रक्त है फेफड़ों में देती है, तो फुफ्फुस शिरा, क्या है, फुफ्फुस शिरा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, किसकी सहायता से रक्त द्वार ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसकी सहायता से हम रक्त द्वार में ऑक्सीजन ला सकते हैं, तो आपको लोहित कोशिकाओं के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ला सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न में आपका है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। किनकी भित्तियों पर, कौन सी, किसकी भित्ति पर अगर हम रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या करते हैं, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो यह हम धमनी को कहते हैं, ब्लड प्रेशर धमनी को कहते हैं। और 35वां प्रश्न है आपका, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। जब सो जाते हैं तो रक्त दाब जो होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है या भी नहीं होता है, तो क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तो रक्तदाब घट जाता है, सोते हैं तो रक्तदाब घट जाता है। अब कोई ऑप्शन में देगा, इसलिए आपको हमेशा इसको याद कर ही लीजिएगा, एकदम रट चाहे कुछ करके याद कर लीजिएगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट नहीं लाए हैं। 26 नंबर प्रश्न है आपका कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग स्पेगोमीटर इसका प्रयोग करते हैं। और 37 नंबर प्रश्न है कि लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। लव डव जो ध्वनि होती है वह किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो हृदय के कारण लव डव ध्वनि उत्पन्न होती है। और अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक, तो 4 कोष्ठक, ओनली 4 कोष्ठक, ओनली आपको होता है कितना, 4 कोष्ठक। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 39वां प्रश्न में है। 39वां प्रश्न में यह लिखा हुआ है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो आपका धमनी से ही मापा जाता है नाड़ी दर। और 40वां प्रश्न है कि एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। एक अच्छा मनुष्य यानी स्वस्थ मनुष्य, एक किशोर मनुष्य यानी स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 या 80 mm या एसडी में होना चाहिए रक्तदाब। और है आपका 41 नंबर प्रश्न है आपका कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच मान तो आपका होता है 7.4, यानी ये दिया हुआ है, ये वाला 7.4 होता है। तो 42 नंबर में कि मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक यानी खून का जो बैंक होता है उसका कार्य तिली यानी पलिया, तिली को ही हम लोग पलिया बोलते हैं, यही कार्य करता है ब्लड बैंक का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आ गया। 43 नंबर प्रश्न है आपका, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। किसके उपस्थिति के कारण जो शरीर में जो रक्त होता है वह जम नहीं पाता है, तो ये हेपेरिन के कारण के अंदर रक्त जम गया होता है। अगर हेपेरिन ना हो तो शरीर में जो रक्त होगा वह जम जाएगा, यही रक्त को जमने नहीं देता है। और 44 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के क्या करती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की जो उसके बाद मानव शरीर की क्या करती है, तो सैनिक के रूप में कार्य करती है। तब करती है कौन, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं कार्य करती है। और अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है कि 45 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, तो इरिथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती है लाल रक्त कणिकाएं। और 46 नंबर है प्रश्न की 46 नंबर प्रश्न आपका है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए बनने के लिए शरीर का कौन सा अंग है जो जिम्मेदार है, तो आपका अस्थिमज्जा इसके लिए जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ अस्थिमज्जा इसके लिए जिम्मेदार है। और 47 नंबर प्रश्न है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, ओनली प्लीहा को आरबीसी का कप्तान कहा जाता है। और 48 नंबर प्रश्न में है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन ही होता है, समझिए इतना। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये
49 नंबर प्रश्न है कि हम लोग अभी आधा घंटे के अंदर देखेंगे कितना क्वेश्चन, आधा घंटा के अंदर देख लेंगे आपको 150 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर देंगे आधा घंटा के अंदर। तो आप फिक्स रहिए, आप हमें आधा घंटा का समय दीजिए 30 मिनट का, 30 मिनट में हम आपको 150 क्वेश्चन करवा के बता देंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं का क्या है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है स्थिर मज्जा के द्वारा। और 50 नंबर प्रश्न है सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफ़ेद रक्त यानी WBC का मुख्य कार्य प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन अब कहा गया 51 नंबर प्रश्न में है कि जब कोई बाहरी पदार्थ रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होती है। जब भी कोई बाहरी पदार्थ होता है, बाहर का जो पदार्थ होगा वो मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर WBC प्रारंभ होता है। और 52 नंबर प्रश्न में है आपका एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी को निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। आपको ऑब्जेक्टिव इतना रहेगा, आपको सिर्फ टिक लगाना रहता है। और 53 नंबर प्रश्न में है आपका कि 53 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ग्राह्यता यानी किसको दे सकता है, तो AB आपका रक्त समूह होता है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पर आपका है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न में है आपका कि 54 नंबर प्रश्न में कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आर्द्रता कहा जाता है, क्योंकि जो AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आर्द्रता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्या होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड का बनता है यानी इसका अभाव होता है, ये प्रतिपिंड नहीं होता है इसमें। और 55 नंबर प्रश्न है आपका कि 55 नंबर अभाव का मतलब होता है इसमें नहीं होना। 55 नंबर प्रश्न किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, तो O को सर्वाधिक दाता के रूप में जाना जाता है और AB को आदाता के रूप में। और 56 नंबर प्रश्न में है आपका 56 नंबर प्रश्न क्या है, 56 नंबर प्रश्न में है आपका कि रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। रक्त समूह O वाला जो व्यक्ति होगा जिसका ब्लड ग्रुप O होगा वह किससे रक्त ले सकता है, तो रक्त ले सकता है केवल O से वह रक्त ले सकता है। और 57 नंबर क्वेश्चन में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के श्वसन संतुलन को बनाए रखता है। मस्तिष्क का यानी अपने माइंड का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, तो बनाए रखता है सेरेबेलम एक ऐसा है जो मस्तिष्क के संतुलन को बनाए रखता है। और 58 नंबर प्रश्न में है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं, तो आपको होते हैं हाइपोथैलेमस में। क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस में मस्तिष्क के भूख लगने व भोजन से तृप्ति अनुभूति केंद्र स्थित होते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर अब 59 नंबर प्रश्न है कि 59 नंबर प्रश्न में कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है। आपका मस्तिष्क होता है आपका, उसमें बुद्धि का केंद्र कौन होता है, तो सेरेब्रम उसमें बुद्धि का कार्य करता है, उसका केंद्र होता है। और 60 नंबर में है आपका 60 नंबर प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग हुआ ना वो आपका होगा प्रमस्तिष्क। देख सकते हैं कि अभी हमने कुल 18 मिनट में हमने 60 प्रश्न पढ़ चुके हैं, यानी आधा घंटा में हम लोग क्या 150 प्रश्नों को ख़त्म कर देंगे। तो और 61 नंबर प्रश्न में आपका है कि 61 नंबर प्रश्न में कि मानव शरीर की कौन सी क्या है आपका 61 नंबर प्रश्न में है आपका मानव शरीर की किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्संयोजन शक्ति होती है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्संयोजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। और 62 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की जो होगी आपका सबसे बड़ी कोशिका यानी सबसे बड़ा सेल होगा वो तंत्रिका कोशिका ही होती है। सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका पर होती है। और अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर 63 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड जो होगा उससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, आपका 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। हमने 63 क्वेश्चन देख चुके हैं, हमने 150 क्वेश्चन को देखना है। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर है आपका 64 नंबर प्रश्न है आपका कि 64 नंबर प्रश्न में आपका यह है हमारी छोड़ी हुई सांस की
हम जो हवा छोड़ते हैं तो हवा में छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। आपको पता नहीं कि हमारी जो छोड़ी हुई सांस होगी उसमें CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो आपका 4% होती है हमारी जो छोड़ी गई CO2 की मात्रा। और 65वां प्रश्न है कि मनुष्य की शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होगा कौन सा, ये आपका होता है यूरिया। मनुष्य के यूरिया होती है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है, तो यह यूरिया होती है। और चलिए 66 नंबर प्रश्न पर है आपका कि 66 नंबर प्रश्न है मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अगर हमें हटाना है तो कौन सा इसको जिम्मेदार ठहराएंगे, तो आपका ये होगा गुर्दा। गुर्दा को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितना नंबर 67 नंबर प्रश्न में है आपका कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। जो मूत्र का जो पीला रंग हम देखते हैं, मूत्र वाइट होना चाहिए, उजला होना चाहिए, लेकिन पीला क्यों होता है, पीला आपका इसलिए होता है क्योंकि उसमें यूरोक्रोम मौजूद रहता है, यही आपका मूत्र को पीला रंग कर देता है। और आपका 68 नंबर प्रश्न में है कि 68 नंबर प्रश्न में गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, यानी गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है, तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट आपका होता है ये नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है। और अगला क्वेश्चन 69 नंबर है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम गुर्दा यानी बनाया गया जो गुर्दा हुआ आपको किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो वह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। 70 नंबर प्रश्न में है कि 70 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की सबसे अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो यह मूत्र में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मूत्र में। और 71 नंबर प्रश्न है आपका। 71 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए, ब्रीक को पूरा करने के लिए, ब्रीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर, हम लोग फटाफट रखना है 150 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। तो संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो संवेदन शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 73 नंबर प्रश्न है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी अगर हम प्राप्त करते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, तो ये प्रयोग करेंगे हम अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करेंगे गर्भाशय में शिशु विकास की जानकारी हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड का। और 74 नंबर प्रश्न है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किससे किया जाता है। बच्चे का यह लिंग निर्धारण कि वो लड़का है कि लड़की है किससे कर सकते हैं, तो गुणसूत्र से, सिर्फ और सिर्फ हम लोग गुणसूत्र से ही कर सकते हैं। 74वें क्वेश्चन का ये होगा गुणसूत्र से कर सकते हैं। और आपका क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न है कि 75 नंबर प्रश्न में क्या है कि मनुष्य में गर्भकाल होता है। मनुष्य में यानी गर्भकाल कितने महीने का होता है, जो जब बच्चा पलने लगता है वो कितने दिन में तैयार होता है, तो वो अपन 9 महीना का गर्भकाल होता है। और 76 नंबर प्रश्न है आपका कि 76 नंबर प्रश्न है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। आपको बतानी है कि स्त्रियों को जो नसबंदी किया होता है बच्चा पैदा नहीं करने के लिए नसबंदी किया जाता है, वो किसके लिए, तो ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और 77 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में जो कौन सी ग्रंथि होगी जो वाहिनी विहीन होगी, जो रक्त वाहिनी विहीन होगी, तो वह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वहाँ जो वाहिनी विहीन होती है। और 78 नंबर प्रश्न है आपका मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहेंगे, एकदम माइंड मास्टर, तो इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 79 नंबर है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मनुष्य के जो पूरा शरीर होगा उसमें सबसे छोटी ग्रंथि आपका होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि 80 नंबर मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। अब बताइए मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और यह भी छोटी ही ग्रंथि है मानव शरीर की और महत्वपूर्ण भी। और अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, अगला क्वेश्चन आपका आ गया 81 नंबर प्रश्न में है आपका। 81 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि 81 नंबर प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो कहाँ स्थित होती है, तब का ये मस्तिष्क में स्थित होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और 82 नंबर में कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के कार्य को नियंत्रित करती है। उस ग्रंथि का आप लोग नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का कार्य करती है, तो एक होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर प्रश्न है आपका कि 83 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए आप लोग। शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो आपका होगा थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लरो उरो हार्मोन कहलाता है? तब कहलाता है एड्रेनालिन, आपका लरो उरो हार्मोन कहलाता है। और आप लोग एक बार बता दीजिए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि आप लोग, मास्टर ग्रंथि हमने यहाँ पे बताया था आपको पीछे, वो आपको लिखनी है मास्टर ग्रंथि। कमेंट में आप लोग बताइए, अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो एक बार मास्टर ग्रंथि के किसे कहते हैं कमेंट लिख दीजिए, तभी हम जाने कि कौन से तेज स्टूडेंट आ गए हैं जो बता सकते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं एक बार कमेंट में प्लीज लिख दीजिए। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में प्रश्न है आपका, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? मानव शरीर में जो रक्तचाप होगा किनसे नियंत्रित होगा? वह आपका नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किसे नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। और 86वां प्रश्न है कि इंसुलिन है एक प्रकार का क्या? तो यह हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। और चलिए अगला क्वेश्चन आपको चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 87वां प्रश्न है कि 87वां प्रश्न है आपका कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तब इसका स्थान है गला में। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है। और 88वां क्वेश्चन है कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो कब पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन बनता है, इससे उत्पादित होता है। 88वां क्वेश्चन चल गए। और 89वां क्वेश्चन है आपका कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो कंकाल की मांसपेशियों की जो अनुमानित संख्या होती है वो आपका 700 होती है। 700 अनुमानित संख्या होती है। और 90 नंबर प्रश्न है आपका कि 90 नंबर प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आँख में जो प्रकाश आता है, प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आइरिस के द्वारा हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। और 91 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका चमड़ा होता है। चमड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और अगला ये 92 नंबर क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को जो रंग देने वाला वर्णक वो आपका मेलानिन है। मेलानिन मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 93 नंबर प्रश्न है कि 93 नंबर प्रश्न है 93 में प्रश्न आ गया कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, यानी त्वचा की सबसे ऊपर सतह क्या कहलाती है? बताइए आप लोग। त्वचा की सबसे ऊपर सतह आपका एपिडर्मिस कहलाती है। क्या होती है? एपिडर्मिस। और 94 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ आपका दांत की परत होती है। दांत की परत इतनी कठोर होती है जिससे कठोर कोई हो ही नहीं सकती। और आपका ये 95 नंबर प्रश्न में आ गया कि 95 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आपका 20 होती है। और 96 नंबर प्रश्न है आपका कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। मायोग्लोबिन में लोहा होती है, सिर्फ और सिर्फ लोहा। और ये मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान आपका होता है 36 डिग्री से 9 डिग्री तक, इतना हुआ होता सामान्य तापमान होता है। और आपका है अगला क्वेश्चन 98 नंबर प्रश्न में आपको है 98 नंबर प्रश्न में यह है 98 नंबर प्रश्न है आपका कि 98 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन स्थिति जब आती है तो कौन सा हार्मोन है जो उत्सर्जित होता है? तब एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन उत्सर्जित होता है। और आपका है ये 99 नंबर प्रश्न में है कि आपका कि मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? जो आपका माइंड होगा मस्तिष्क वो कितने ग्राम का होगा? वो आपका 1350 ग्राम का ही होता है। और आपका 100 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती है। क्या होती है? अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं वो क्या होती है? वो संख्या में बढ़ जाती है। हम लोग 100 प्रश्न को देख चुके हैं और अभी आधा घंटा होने वाला है। तो चलिए हम 10 मिनट में हम क्या करेंगे, अभी 50 प्रश्न को आपको बता देंगे। और 101 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कौन सा एक अंग है जो वसा का भंजन कर यानी उसका भंजन कर कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है? तो आपका यकृत होता है। यकृत होता है वो कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। और आपका 102 नंबर प्रश्न है कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम? तो पेप्सिन एंजाइम आपका आमाशयी रस में पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 103 नंबर प्रश्न में आपके आ गया। 103 नंबर प्रश्न है आपका यह है कि यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी है, माता या पिता में एक का रुधिर वर्ग अगर ए बी है और दूसरे ओ का ओ है,
तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग हो सकता है ए या बी, दोनों हो सकता है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। और आपका 104 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में जो कक्षा की संख्या होगी वो आपका होती है 4, कक्षा की संख्या 4 होती है। और 105 नंबर प्रश्न है आपका कि कौन रक्त ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। कौन सा ऐसा रक्त है जो ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य कौन सा रक्त करता है, तब वो कहता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, कौन सा रक्त ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। और 106 नंबर प्रश्न है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तब भैया थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन हो जाएगी। और 107 नंबर प्रश्न है अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है। अधिकांश विषाक्त पदार्थों के विषाक्तता को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया हुआ शरीर किस अंग में होती है, तो लीवर में, शरीर की लीवर में होती है। और चलिए अगला क्वेश्चन पर 108 नंबर प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, यानी शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो आपका अगला क्वेश्चन आपका है 109 नंबर प्रश्न में है। अगला क्वेश्चन में 109 नंबर प्रश्न है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, यानी जब एक व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब कितना होता है, क्या करता है, बढ़ता है, करता है, तो क्या करता है, जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तदाब होगा वो घट जाता है। और 110 नंबर प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न में यह है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो श्वसन यानी सांस हम लेने और देने की जो नियंत्रण की प्रक्रिया होती है वह किस अंग से किया जाता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा ये किया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और 111 नंबर आपका प्रश्न है कि एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होती है। एक वयस्क मानव यानी एक स्वस्थ मानव, एक युवा मानव के पास, वयस्क में के पास कितनी कैनाइन दांत होते हैं, तो दांत होते हैं 4.4। और 112 नंबर में है आपका कि 112 नंबर प्रश्न है कि 112 नंबर प्रश्न है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जब जानते हैं टाइफाइड जब बुखार होता है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो का ये आंत प्रभावित होता है, सिर आंत। और चलिए 113 नंबर प्रश्न में है आपका शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। कौन सा अगर खराब हो सकता है तो मधुमेह रोग होने की संभावना है, तो आपका पैनक्रियास होएगा तो मधुमेह रोग हो सकता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 नंबर है, हम लोग को फटाफट देखनी है, 150 प्रश्न अब खत्म होने वाली है कि मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर किस कारण से होता है। मियादी ज्वर किस कारण से होता है, तो जीवाणु के कारण होता है मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है कि 15 नंबर प्रश्न में डेंगू बुखार किस रोगवाहक मच्छर द्वारा संचारित होता है। डेंगू बुखार जो आपका होगा किस रोगवाहक मच्छर द्वारा संचारित होता है, तो डेंगू बुखार आपका एडिस एजिप्टी के द्वारा संचालित होता है। और 116 नंबर प्रश्न है कि आँख की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आँख की अगर आपको दूर दृष्टि की बीमारी हो चुकी है तो वह किसके कारण होती है, तो उसके कारण एक ही हो सकता है नेत्रगोलक आपका छोटा होने से, नेत्रगोलक छोटा हो गया है जिसके कारण आँख में दूर दृष्टि की बीमारी उत्पन्न हो गई है। और अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर प्रश्न है न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। न्यूमोनिया जो रोग हुआ वह शरीर के किस अंग को ग्रसित करेगा, तो वह आपका शरीर के फेफड़े को वो ग्रसित कर सकता है, फेफड़े को वह नुकसान पहुंचा सकता है। और 118 नंबर प्रश्न है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग हुआ वो आपका होगा रक्तहीनता, रक्त की हीनता आपका हो सकता है। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 119 नंबर प्रश्न है कि 119 नंबर प्रश्न में कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। जब आपका डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो आपका मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है आपको अगर आपको डेंगू बुखार हुआ है तो। और 120 नंबर प्रश्न है कि बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है। अंतर रूप से डीपीटी क्यों दिया जाता है, तो एक काली खांसी न हो इसके लिए बच्चों को हम लोग डीपीटी का टीका लगवाते हैं। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं कितना नंबर 121 नंबर प्रश्न है आपका कि 121 नंबर प्रश्न है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, फैलता है। मलेरिया हो वह किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा, तो वो आपका एक ही दौड़ जाएगा एनाफिलिस मच्छर चाहेगा या ये काटेगा तो क्या जाएगा मलेरिया एक दूसरे से जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है 122 नंबर में है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। पीलिया रोग आपको हुआ है तो वह किससे प्रभावित करेगा, आपको शरीर को पूरे बॉडी में किसको प्रभावित करेगा, तो आपका यकृत को प्रभावित कर देगा पीलिया जो आपका रोग होगा सो। और आपका 123 नंबर प्रश्न में है
निमोनिया किस अंग की सूजन का कारण हो सकता है? निमोनिया किस अंग की सूजन का कारण होता है? तो आपका फेफड़ा का कारण होता है। निमोनिया फेफड़ा का कारण हो सकता है। और आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन आपका है ये 124 नंबर प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका 124 नंबर प्रश्न है आपका कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? जो वायरस एड्स देती है उसका पहचान किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1981 में इसकी पहचान हुई थी, एड्स की पहचान। 125 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया जो मादा है वह एनाफिलिस मच्छर से फैलता है, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। हमने 125 नंबर प्रश्न देख लिया है। अब वो मानिए कि आपको अभी 35 मिनट हुए रही है, आपको 5 मिनट में हम लोग 5 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करवा देंगे, जितना आप भरोसा रखिए। और चलिए 25 क्वेश्चन बचा है वो भी देख लेते हैं। और 126 नंबर प्रश्न है कि BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का जो टीका हुआ कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो आपका नवजात जब शिशु जन्म ही लिया होता है तब उसका BCG का टीका लगाया जाता है। और अब 127 नंबर है प्रश्न में काली मौत यानी ब्लैक डेथ, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? बहुत भयानक शब्द है। काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं काली मौत यानी ब्लैक डेथ। और 128 नंबर प्रश्न है कि 128 नंबर प्लेग किसे कहते हैं? किससे फैलता है? प्लेग किसी से फैलता है? तो प्लेग होगा जीवाणु से फैलता है। और चलते ही अगला क्वेश्चन आपका 129 नंबर प्रश्न है कि 129 नंबर क्वेश्चन में है आयोडीनयुक्त नमक उपयोगी क्योंकि यह है आयोडीनयुक्त नमक उपयोगी है क्योंकि यह क्या है? तो ये आपका थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए उपयोगी है। और फटाफट से 130 नंबर प्रश्न है डेंगू एक बुखार है, ये जानते हैं डेंगू का बुखार है जो उत्पन्न होता है तो दूसरे मनुष्य में पहुंचता है कैसे? डेंगू का बुखार है जो उत्पन्न किससे होता है और एक दूसरे पहुंचता कैसे है? तो वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा वायरस उत्पन्न होता है और मादा एडिस मच्छर के द्वारा एक दूसरे में फैलता है। और 131 नंबर प्रश्न है जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जो जीका वायरस आपका होगा मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करेगा? तो आपका मानव शरीर के दिमाग को ये ग्रसित कर देगा, जीका वायरस। और 132 नंबर में प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न है कि जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो वह जीका वायरस का मच्छर एडिस मच्छर होगा। क्या होगा? एडिस मच्छर जीका वायरस का क्या बन सकता है? मच्छर एडिस मच्छर के कारण जीका वायरस हो सकता है। और 133 नंबर प्रश्न है मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में जो पथरी आपका होता है वो किस वजह से बनती है? तो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से यह मानव क्या करती है? पथरी बनती है। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर प्रश्न में है कि 134 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि मानव शरीर में विटामिन यानी विटामिन ए मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में यकृत में आपको भंडारित होता है। और 135 नंबर में प्रश्न है कि 135 नंबर प्रश्न में किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी जो आपका हुआ था तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी आपको होती है, आँख से रात में आपको दिखना बंद हो जाएगा। और आपको देखते हैं 136 नंबर प्रश्न में है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? किस विटामिन की अगर आपको कमी हो गई है तो आपका क्या होगा? मसूड़ों से रक्त आएगा और दांत जो होगा वो आपका हिलने लगेगा। किस विटामिन से होता है? तो विटामिन सी के से ही आपको ये सब होता है। और देखते हैं कि विटामिन 167 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? कौन सा विटामिन जो प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो विटामिन ए है जो आपका प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो 138 नंबर प्रश्न है कि आपका 138 नंबर प्रश्न है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन जो आपका धूप रहेगा उसमें मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होगा? तो विटामिन डी इसमें उत्पन्न होता है। क्या होता है? विटामिन डी। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 139 नंबर प्रश्न है कि 139 नंबर यह प्रश्न बोला जा रहा है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता है? तो विटामिन डी की प्रचुरता है, विटामिन डी की। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता है। और आपका 140 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? कौन सा ऐसा विटामिन जो विटामिन के की कमी के कारण होगा? जो आपका के की कमी के कारण जो विटामिन होगा वो आपका होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता कारण होता है विटामिन के। और 141 नंबर में आपका प्रश्न में यह है कि किसकी कमी के से रिकेटस नामक रोग होता है? किसकी कमी के कारण रिकेटस नामक रोग आपका होगा? विटामिन डी की कमी है तो रिकेटस नामक रोग हो सकता है। और आपका
142 नंबर प्रश्न है कि बच्चों में अंगों की स्थितियाँ मुड़ जाती है यदि कमी हो, किसकी कमी हो, तो विटामिन डी की। बच्चों में अंगों में अगर स्थितियाँ यानी हड्डियाँ मुड़ जा रही है तो इसकी कमी हो सकती है विटामिन डी की कमी से ये मुड़ सकती है। और 143 नंबर प्रश्न है शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सी है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के कारण शरीर की विभिन्न गतिविधियों की ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। और 144 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए क्या होता है। स्वस्थ आपका संचालन के लिए जो आपका होगा स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन का संबंध किससे होता है, तो विटामिन ए का संबंध होता है। और आपका 145 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। और मानव शरीर में आपको इन्फेक्शन को रोकना है तो कौन सा विटामिन मदद कर सकता है, तो विटामिन ए की सहायता लेकर विटामिन ए आपको मदद कर सकता है। इसका स्रोत जो होता है वो आपको ले सकते हैं। और आपका 146 नंबर प्रश्न है कि 146 नंबर प्रश्न है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन आपका B6 की कमी है तो पुरुष में क्या हो जाता है, तो पुरुष में और अरक्तता आपका हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। और आपका 147 नंबर प्रश्न है किसकी कमी से रिकेटस होता है। हमने अभी भी देखा था किसकी कमी से रिकेटस होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। फिर 148 नंबर प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। ये सब विटामिन के हमने प्रश्न बताया था कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और 149 नंबर प्रश्न है कि अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। क्या जोड़ता है, टेंडन आपको स्थितियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। और 150 नंबर प्रश्न है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती है, तो वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियाँ हुआ इसलिए कमजोर हो जाती है क्यों कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह कैल्शियम की कमी से वह कमजोर हो जाती है। अब कमेंट में ये सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिखनी है। कौन सा सवाल है, सवाल है आपका कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। आपको कमेंट में लिखिए इसका जवाब। एक में है ब्रोमाइड, बी में है फ्लोराइड, सी में है आयोडाइड, डी में है क्लोराइड। कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो आप देखें कि हमने 150 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। हम लोग 150 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हुए 80% कितना आधा घंटा यानी 40 मिनट में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि वीडियो कितना कैसा आपको इंटरेस्टिंग रहा, कैसा रहा वीडियो। एक बार कमेंट में लिख दीजिए आपके लिए सहायक रहा या नहीं रहा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।